हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल का क्वाद आज़म ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बीच में। इससे पहले इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो पिछले 2-3 दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था क्योंकि हमारे चैनल मेंबर्स नहीं चाहते थे कोई फुटबॉल का वीडियो, और मुझे भी लगा अगर आप नहीं चाहते हो तो बेकार में मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट आप क्रिकेट चाहते हो तो क्रिकेट का ही वीडियो सही। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इस टूर्नामेंट के बारे में समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब मैं वीडियो को ले जाऊंगा आपको बहुत सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हो सकता है कम मिले, और उसका रीज़न भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, पहले क्या होता था, पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सर्किट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता था। ठीक है, एक हिस्सा होता था जहाँ पर स्टेट जो होते हैं उनके, जैसे कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी, उसके बेसिस पे टीम्स को डिवाइड किया जाता था। ठीक है, दूसरी जो डिफरेंशिएशन होते थे, दूसरे जो डिवीज़न होते थे, वहाँ पे एरिया के बेसिस पर, मतलब साउदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, ऐसा कुछ बेसिस पे टीम्स को डिवाइड किया जाता था। और तीसरा जो होता था वो होता था क्लब लेवल क्रिकेट। ठीक है, हमारे देश में भी ऐसा है। अगर आप नोटिस करेंगे स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सारे जो हमारे देश में सारे जो मेन डोमेस्टिक के मैचेस होते हैं वो स्टेट लेवल के मैचेस ही होते हैं। बाकी हमारे देश में क्लब क्रिकेट भी है, और जो देवधर ट्रॉफी वगैरह होता है वो जोन के हिसाब से होता है। और भी शायद कुछ टूर्नामेंट है जहाँ पर साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, ऐसा कुछ होता है। वैसा ही यहाँ पर भी है। लेकिन पिछले साल से क्या किया गया था कि वो जो बाकी जो डिवीज़न थे, मतलब स्टेट लेवल डिवीज़न और क्लब लेवल डिवीज़न, इन दोनों को डोमेस्टिक जो प्रायोरिटी दी जाती है जिन मैचेस को, उस सूची से निकाल दिया गया। और क्या किया गया कि ओनली जोन लेवल क्रिकेट जो होता है उसी को डोमेस्टिक की प्रायोरिटी में रखा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर नहीं भी समझे हैं तो भी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले 3 तरह के डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स होते थे, उस बेसिस पे टीम्स भी आती थी, लेकिन अभी सिर्फ एक तरह का कंपटीशन होता है और उसी बेसिस पे टीम्स आती हैं। अभी जो कल का मैच है बालूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, आप देख के समझ सकते हैं, बालूचिस्तान नाम से तो आप समझ ही सकते हैं कि ये एक एरिया डिपेंडेंट टीम है। ठीक है, अगर आप स्टेट डिपेंडेंट टीम्स की बात करते तो, या फिर सिटी डिपेंडेंट टीम्स की अगर बात करते तो शायद वो कराची होता, रावलपिंडी होता, लाहौर होता, जो कि सिटी हैं, स्टेट्स हैं। जैसे कि हमारे देश में है मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे डिविजन्स हैं डोमेस्टिक सर्किट में। ठीक है, तो यही बात है। तो अभी से क्या हो रहा है कि सिर्फ ये एरिया डिपेंडेंट टीम्स जो है और उनके रिलेवेंट जो टूर्नामेंट्स हैं उन्हीं को फर्स्ट क्लास या फिर उन्हीं को डोमेस्टिक की प्रायोरिटी में रखा जा रहा है, बाकी नहीं। इससे क्या हो रहा है कि पहले ये जो क्वाद आज़म ट्रॉफी होता था वहाँ पे स्टेट लेवल टीम्स आती थी, मतलब कराची आती थी, रावलपिंडी आती थी, लाहौर की टीम्स आते थे। लेकिन अभी ये सब टीमें नहीं आ रही है पिछले साल से। ठीक है, प्लेयर्स सेम ही है, जो प्लेयर्स वहाँ पे खेलते थे वही प्लेयर्स यहाँ पर ही हैं, लेकिन टीम्स जो हैं बदल गए हैं। वहाँ पर पहले शायद 10 या 12 टीमें होती थी, अभी सिर्फ 6 टीमें हो चुकी हैं, और उन 10-12 टीमों में जो प्लेयर्स होते थे वही शफल करके इन 6 टीमों में अभी डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन या फिर रिकॉर्ड्स वगैरह ढूंढ रहे हैं तो आपको पिछले साल तक ही मिलेगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि इनके टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर्स में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इवन जो रिसेंटली नेशनल T20 कप हुआ था, अगर आपने खेला होगा, ड्रीम 11 में लिस्टेड था, तो वो भी पहले स्टेट लेवल क्रिकेट के बेसिस पे होता था। ठीक है, पिछले साल से वो भी अभी एरिया लेवल क्रिकेट के ऊपर बेस करके हो रहा है, और इसीलिए ये जो टीमें आप देख रहे हैं आज कल का ही, अगर आप ओपोनेंट्स कंसीडर करें, बालूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब टीमें वहाँ पे खेलते हैं। लेकिन 2019 से पहले तक वो सब टीमें यहाँ पर खेलते नहीं थे, उनका एक अलग T20 लेवल टूर्नामेंट होता था, लेकिन वो अलग है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे समझाना था। अगर आप समझे हैं अच्छी बात है, अगर आप नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच जो है होने जा रहा है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में। जाहिर सी बात है कि एरिया लेवल क्रिकेट है तो इनके लिए तो कोई स्पेसिफिक ग्राउंड हो नहीं सकता, तो नहीं भी है, न्यूट्रल वेन्यू है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। पिछले सीज़न की बात करें तो दोनों ही टीम फर्स्ट क्लास की तुलना में कुछ खास नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा तीसरे स्थान पर थे 6 टीमों की टेबल में, और बालूचिस्तान थे छठे स्थान पर। खैबर पख्तूनख्वा मैं फिर भी कहूँगा थोड़ा सा सही तो है, लेकिन बालूचिस्तान की जो टीम थी पिछले सीज़न में, इंडिविजुअल परफॉर्मर्स की कमी नहीं है इनकी टीम में। इनके टीम में पिछले साल के टूर्नामेंट में जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वो इनकी टीम में अवेलेबल थे। अच्छे खासे विकेट टेकर भी हैं, यशीर शाह जैसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन एज ए यूनिट वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाते थे, ठीक है। और इसीलिए एक भी जीत वो पिछले सीज़न में दर्ज नहीं कर पाए। दूसरी तरफ से अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो इनके टीम में बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स हैं, एज ए टीम ये काफ़ी अच्छा करे हैं, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं, मतलब इंडिविजुअलिटी इनकी टीम में थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स, और बॉलिंग के मामले में भी इनके पास नंबर्स थोड़े से कम हैं, ठीक है। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे ना तो एनी डे आपको लगेगा कि बालूचिस्तान की टीम मतलब बेटर टीम है, लेकिन एज ए टीम ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी पिछले सीज़न में। लेकिन इस सीज़न में भी उन्होंने काफ़ी सारे इंक्लूशंस करे हैं इंडिविजुअलिटी की तरफ से, तो ऑन पेपर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको बालूचिस्तान की टीम नज़र आ सकती है। तो आगे देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकता है। हेड टू हेड की बात करें तो जैसे मैंने बताया पिछले सीज़न से ही रिकॉर्ड्स हमारे शुरू होंगे। तो पिछले सीज़न में 2 मैचेस हुए थे, जहाँ पर एक मैच खैबर पख्तूनख्वा जीती थी और एक मैच हुआ था टाई। वेदर की बात करें तो वेदर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मर्स हैं, यहाँ से कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हो, कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, तो इन सब नामों को देख लीजिएगा। स्टैट देख के कोई फ़ायदा नहीं है, आगे मैं आपको और भी क्लैरिफाई करवा देता हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रीसेंट मैचेस पे आ जाते हैं और देखते हैं जो 2 मैचेस हम कंसिडर करने वाले हैं इन दोनों टीमों के बीच में, उन 2 मैचेस में जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो क्या हुआ है। आखिरी जो मैच हुआ था वो इसी ग्राउंड पे हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, तो ये मैच काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। 2 ही मैच है क्योंकि, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। तो खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ पर बना था 385, डिसेंट स्कोर है मैं कहूँगा, लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा स्कोर, आप कह सकते हैं 385, लेकिन इसको भी मैं डिसेंट कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, वो आपको आगे दिखाता हूँ। परफॉर्मर्स कौन कौन थे, इसराउल्लाह, अशफाक अहमद, जोहेब खान जो कि अभी सेंट्रल पंजाब एक टीम है उसके ऊपर खेलते हैं, और उस्मान शिनवारी जो कि बॉलर हैं लेकिन बैटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं, उन्होंने करा भी था यहाँ पे और इतना स्कोर खड़ा किया था। बॉलिंग में मोहम्मद असगार जो कि अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल के लिए बालूचिस्तान के स्क्वाड में, तो दोनों जो मेन परफॉर्मर्स थे इस इनिंग्स में दोनों ही अभी अवेलेबल नहीं है अपने अपने टीम के होकर, और खुर्रम शहजाद के विकेट्स वगैरह थे। बालूचिस्तान की बैटिंग यहाँ पर पूरी तरह से कोलाप्स हो चुकी थी, ठीक है। बड़े नाम थे लेकिन उतना खास उनका परफॉर्मेंस था नहीं। बिस्मिल्लाह खान ने दोनों ही इनिंग्स में कुछ कुछ रन बनाए थे बताने लायक, बाकी किसी का 30 के ऊपर नहीं था, और क्योंकि ये फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है तो मुझे नहीं लगता कि 30 के नीचे किसी का स्कोर बताने लायक होगा भी। बॉलिंग में यहाँ पर जुनैद खान, उस्मान शिनवारी और दूसरे इनिंग में साजिद खान के साथ जुनैद खान के कुछ विकेट्स थे। जुनैद खान ने दोनों ही इनिंग्स में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी और उस्मान शिनवारी ने बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी परफॉर्म करा हुआ था। अगला मैच देखते हैं, और ये है आखिरी मैच जब दोनों टीमों के बीच में कोई मैच हुआ था। यहाँ पर बालूचिस्तान ने विशाल स्कोर खड़ा किया था, तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था। ऊपर आपने देखा बॉलिंग से उनके बॉलरों ने चलिए 385 पर ही सही, लेकिन ऑल विकेट डाउन तो कर दिया, और यहाँ लेकिन बैटिंग नहीं चला, और यहाँ पर बैटिंग देखिए कितना विशाल स्कोर खड़ा किया, ठीक है। जैसे इमरान बट जो पिछले सीज़न के हाईएस्ट रन स्कोरर थे इस टूर्नामेंट में, साथ में इमरान फरहाद, बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर भी, और आवाइज़ जिया इनके रन्स थे। बॉलिंग में साजिद खान ने कुछ ब्रेक थ्रूज दिलवाए थे, बाकी कुछ बताने लायक नहीं है। लेकिन देखिए बैटिंग इतना कमाल हुआ लेकिन बॉलिंग यहाँ पे चला नहीं, ठीक है। 406 रन यहाँ पर बना दिए। साहिबजादा फरहान, इसराउल्लाह दोनों ओपनर्स, अच्छा इसराउल्लाह का नाम आपके पास दोनों ही बार रिपीट हुआ है। फर्स्ट मैच फर्स्ट एकमात्र इनिंग्स जो था वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। साथ में जोहेब खान के भी रन हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। आदिल अमीन और ये कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं। बॉलिंग में अजहर यहाँ पर भी थे और यशीर शाह, ताज वली, ठीक है। दूसरे इनिंग में भी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ गया था, फिर से बालूचिस्तान की बैटिंग में फिर से साजिद खान ने यहाँ पर लीड करा हुआ था। साजिद खान का रिकॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, आगे भी हम इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और अगर आपने नोटिस करी होगी स्टैट्स के मामले में तो आपने देखा होगा साजिद खान पिछले सीज़न में खैबर के होकर हाईएस्ट विकेट टेकर थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी साजिद खान के 5 विकेट थे। डिक्लेरेशन दे दिया था बालूचिस्तान ने, 158 पर 8 थे। उन्होंने सोचा था कि चलिए आखिरी दिन का मैच है, हमारे बॉलर साथ विकेट निकाल लें, लेकिन हुआ नहीं था। 220 तक पहुंच गई टीम। फिर से इसराउल्लाह के रन हैं, साथ में अशफाक अहमद, जोहेब खान के परफॉर्मेंस से और यासीर शाह के विकेट्स।
तो जो चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि दोनों मैच में दो तरह की चीज़ें हुए बालूचिस्तान के होकर, ठीक है। एक मैच में उनके बॉलर ने, मैं कहूँगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, बहुत खास भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं, 385 पर निपटा दिया। कुछ परफॉर्मर्स वहाँ से थे, आपने देखा बैटिंग में खैबर के होकर, और जो भी हो, लेकिन बैटिंग इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। डिस्पाइट जो परफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए वो सारे ही अवेलेबल थे, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में 150 के आसपास के स्कोर पर वो निपट गए। और दूसरा जो मैच हमने देखा, बैटिंग में मैमोथ स्कोर खड़ा किया, लेकिन जब बात बॉलिंग की आई, बॉलिंग में वो कुछ खास कर ही नहीं पाई। इवन आखिरी दिन पे भी 220 पर 5 तक ही वो मतलब रोक पाए, ऑल विकेट डाउन भी नहीं कर पाए और 220 तक बना भी लिया उनके अगेंस्ट में। तो यही एक चीज़ है बालूचिस्तान के लिए। ये तो सिर्फ 2 मैच है, अगर मैं आपको पूरा टूर्नामेंट दिखाऊं तो यही चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। कभी भी उनकी टीम में आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं ना कि आप गलती से भी फैंटेसी में उनको मिस नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैटिस्टिकली हो, रिकॉर्ड्स के मामले में, सभी के मामले में वो अच्छे हैं, लेकिन कब चलेंगे कब नहीं ये बता पाना मुश्किल है। और ऐसे टीम इसीलिए बालूचिस्तान पिछले सीजन में कुछ भी खास नहीं कर पाए थे। तो हेड टू हेड में बताने लायक और कुछ खास नहीं है। आई होप आपने ऊपर कुछ नाम देखे होंगे। खैबर के होकर इसराउल्लाह, अशफाक अहमद बैटिंग से, साजिद खान बॉलिंग से, और एक मैच में जो था वहाँ पर उस्मान शिलवारी बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से थे, और जुनैद खान, ये कुछ नाम आए हैं। इसके सिवाय भी जोहेब खान वगैरह हैं, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। बालूचिस्तान के होकर एक ही इनिंग्स में विशाल स्कोर जो हुआ था वहाँ पर इमरान बट, इमरान फरहाद, जो इनके दोनों मेन बैट्समैन हैं, इन्होंने परफॉर्म करा हुआ था। बाकी बिस्मिल्लाह खान हर इनिंग्स में ही कुछ ना कुछ इनका परफॉर्मेंस रहा है, और यासिर शाह इनकी बॉलिंग से ऑफकोर्स, मोहम्मद असगर थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ नाम हैं जिनको आपने नोटिस करा होगा। तो अभी आ जाते हैं ग्राउंड पे और देखने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राउंड में कैसा होता है। ग्राउंड में जो चीज़ आप नोटिस करेंगे ना, कि स्पेशली पहले 1-2 दिन में यहाँ पे बहुत रन्स बनते हैं, बहुत मतलब बहुत रन्स। पेसर्स को इनिशियली पहले 1-2 दिन में थोड़ा बहुत हेल्प मिल भी जाता है, लेकिन उतना खास भी नहीं। लेकिन बैटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती है, और जैसे जैसे मैच आगे चलता जाता है पिच काफ़ी टूटने लगता है। ऑफ कोर्स आप एशिया में मैच की उम्मीद रख रहे हैं तो यहाँ पे स्पिनर्स का रोल तो आना ही है, ठीक है। तो पिच काफ़ी जो है टूटता जाता है जैसे जैसे मैच आगे निकलता जाता है, और बैटिंग काफ़ी मुश्किल होती जाती है, ठीक है। देखते रहते हैं आप क्या क्या हुआ था। तो आखिरी जो सीज़न के हम 5 मैचेस कंसिडर करेंगे, और वो 5 ही मैचेस में इधर खैबर पख्तूनख्वा या फिर बालूचिस्तान में से कोई टीम होगी। तो ये देखिए, फर्स्ट इनिंग्स 473 फॉर 5 ओनली, और डिक्लेयर कर दिया यासिर शाह के विकेट से। विकेट की कोई अहमियत नहीं रही, जबकि आपकी टीम 473 रन कंसीड कर रही है। बैटिंग से इमाम उल हक खेल रहे थे उस मैच पर, साथ में खुरम शहजाद। मैच हो गया ड्रॉ, ठीक है। स्पिनर्स के 8 और पेसर्स के 9। आप ऑलरेडी समझ सकते हैं 473 मतलब लगभग 1.5 से 1.25 दिन तक तो बैटिंग ऑफकोर्स करी होगी। और उसके बाद जब बालूचिस्तान की बारी आई तब तक स्पिनर्स के रोल आ गए थे और स्पिनर्स ने डोमिनेट करना शुरू किया। उसके बाद एक और मैच, फिर से फर्स्ट इनिंग्स बैटिंग आप देखिए 476 फॉर 9, ठीक है। समीन गुल जो कि खैबर पख्तूनख्वा के स्क्वाड में है, ये इनका होम ग्राउंड है। आपने ऊपर शायद ग्राउंड का नाम देखा होगा, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, ऐसा कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ नाम है। तो ये जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड जो टीम थी पहले, उसके होकर समीन गुल काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं इस ग्राउंड पर। आदिल अमीन, जोहेब खान, ये थे यहाँ पे विकेट टेकर्स। खैबर के होकर अशफाक अहमद, साथ में आदिल अमीन, जोहेब खान और उमेर खान। जोहेब खान आप देख सकते हैं हर जगह पे इनका काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन आदिल अमीन एक और कमाल के ऑलराउंडर के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो। पेसर्स के साथ स्पिनर्स के कुछ कुछ विकेट्स, और उसके बाद 30 ओवर का ही मैच हो पाया 81 फॉर 1, जो कि विकेट लिया था इमरान खान ने। अगला मैच, और ये आखिरी मैच था जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुए थे, आपने ऊपर भी देखा होगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट इनिंग्स में देखिए 385, और आखिरी 2 इनिंग्स में आप रन्स को देखिए 146 और 117। पहले इनिंग्स में फिर भी कुछ हद तक पेसर्स ने काम किया, लेकिन दूसरे इनिंग में पूरी तरीके से स्पिनर्स का आपको डोमिनेशन दिख जाएगा। इवन फ़कर जमान जो कि बैट्समैन है, आपको पता ही होगा, उन्होंने भी यहाँ पर 2 विकेट निकाला था। मतलब पिच का क्या हालत हो रहा है आखिरी मतलब दिनों में आते आते, ये तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर चौथे दिन तक मैच गया नहीं था, अगर आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी, तीसरे दिन में ही ये हाल हो गया, ठीक है। चौथे दिन की तो बात ही नहीं है। चौथा मैच यहाँ पर बालूचिस्तान का मैच था। यहाँ पर सेंचुरी करा था इमरान बट ने, साथ में कुछ रन्स थे इमरान फरहाद और उमर गुल के।
पेसर्स का डोमिनेशन पहले इनिंग्स में। दूसरे इनिंग में भी डिसेंट स्कोर बना, देखिए 342 खराब स्कोर नहीं है, जो कि ताज वाली ने यहाँ पर विकेट निकाला था, साथ में ये कुछ विकेट टेकर्स थे। तीसरे इनिंग्स में 233 रन, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन इमरान फरहाद यहाँ पर भी थे, साथ में बिस्मिल्ला और अकबरुर रहमान तो अवेलेबल नहीं है। बिस्मिल्ला के भी काफ़ी नाम आपको दिख रहे होंगे ऊपर, तो हेड टू हेड में आपने देखा ही, यहाँ पर भी इनके नाम हैं। पेसर्स के थे, लेकिन स्पिनर्स यहाँ पर कम बैक करने में सक्षम रहे और उसके बाद सिर्फ 32 ओवर का मैच हो पाया, जहाँ पर 192 बना दिया था टीम ने, कोई नॉर्दर्न की जो टीम थी, और विकेट यहाँ पर सिर्फ 2 ही गिरे थे, यहाँ पर मैच जीत गई थी नॉर्दर्न की टीम। आप नोटिस करिए 32 ओवर में 192 बन गया, ठीक है, तो काफ़ी डिसेंट स्कोर है और आखिरी दिनों में यहाँ पे रन बन रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्पिनर का कोई सही स्पिनर नहीं होना यहाँ पर उनके लिए खल गया था। ऑफ कोर्स इनके टीम में अगर आप मेन स्पिनर की बात करते हैं तो वो याशीर शाह ही हैं, तो यहाँ पर याशीर शाह खेल नहीं रहे थे, और अगर आपके पास अच्छा स्पिनर नहीं हो तो यहाँ पर आप रन भी बना सकते हैं, जो कि एक एग्जांपल आपके सामने है। 192 32 ओवर में, मतलब लगभग 6 का रन रेट, सिर्फ 2 विकेट खोया और मैच को जीत भी लिया, ठीक है। मतलब आखिरी के दिन में, मैं कहूँगा आखिरी दिन ही आप कंसिडर कर लीजिए, वहाँ पे पेसर्स के लिए खास कुछ होता नहीं है। तो अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं होंगे, इवन पार्ट टाइम स्पिनर भी एक ठीक ठाक बॉलिंग करवा लें, वो भी नहीं है, तो आपके लिए दिक्कतें यहाँ पे खड़ी हो सकती है, क्योंकि तब आपके लिए विकेट निकालने का जो प्लेयर है वो शायद अवेलेबल ना हो। और आखिरी मैच अगर हम कंसिडर करें तो फिर से देखिए पहले इनिंग्स में 411, ठीक है, साजिद खान के विकेट से, खैबर 306, फ़कर जमान जो कि अवेलेबल नहीं है, रेहान अफरीदी के कीपर ने रन बनाया था, पेसर्स के साथ स्पिनर के 3, उसके बाद 139 फिर से साजिद खान के 2 विकेट्स। खैबर जो टारगेट था 245 का, उसको निपटा नहीं पाए। देखिए यहाँ पर जैसे ही अच्छे खासे स्पिनर आ गए, 205 पर निपट गई टीम। इसराउल्ला, आदिल अमीन, इनके कुछ रन्स वगैरह थे। तो पिच की कहानी यही है, कुछ नाम हमारे सामने आए हैं दोनों टीमों की तरफ से। आई होप यहाँ से भी आपने नोटिस करे होंगे, वहाँ पर भी आपने देखा होगा हेड टू हेड से। लेकिन पिच की कहानी अगर हम नोटिस करेंगे, पहले 1-2 दिन में काफ़ी रन्स बनते हैं, और पहले 1-2 दिन में आप जितने भी इनिंग्स हों, आप मिनिमम 500 से 550 रन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, अगर मैं पिछले सीजनों की बात करूँ तो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चलता जाता है, इवन मुझे लगता है तीसरे दिन के आधे समय से ही और चौथे दिन में तो ऑफकोर्स पिच बहुत ज़्यादा टूटने लगती है, ठीक है, और स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेशन का मौका वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर आपके पास अच्छे खासे स्पिनर हैं तो उनके लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्पिनर अटैक नहीं है, इवन कुछ हद तक पार्ट टाइम स्पिनर्स भी नहीं हैं, तो यहाँ पे रन्स भी बनाए जा सकते हैं। मतलब रन्स बनाने के चांसेस इस पिच पे डे 1 से डे 4 तक है, ठीक है। बाकी आपकी बॉलिंग कैसी है, आपके पास स्पेशली स्पिन अटैक कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कम या ज़्यादा रन बना पाएंगे। तो यही है सारी कहानी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने नोटिस करे होंगे ग्राउंड से भी और हेड टू हेड से भी, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कुछ परफॉर्मर्स आपने देखे होंगे, ऑफकोर्स वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ, इनमें से किसी भी प्लेयर के बारे में हमें अभी आइडिया नहीं है कि वो किस तरह के फॉर्म पर हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ प्लेयर्स के बारे में जो हमने अभी तक रिकॉर्ड्स वगैरह देखे नहीं हो, वो ही अभी अपने बेस्ट फॉर्म पे चल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं है, ठीक है। हम रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही बात कर सकते हैं। जैसे जैसे मैचेस आगे चलते जाएंगे तब वैसे वैसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि फॉर्म किस तरह का कैसा है। और रिसेंटली T20 टूर्नामेंट हुआ है, और उसको कंसीडर करके आप फर्स्ट क्लास के टीम नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे 40-50 रन बनाना और यहाँ पे रन बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं, टेम्परामेंट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो उसको कंसीडर करके अपनी मेंटालिटी को सेट मत करिएगा अगर आपने वो टूर्नामेंट खेला भी होगा, यही मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके लिए। प्लेइंग 11 की बात करें, और यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी बताने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के होकर साहिबजादा फरहान और अशफाक अहमद ओपनिंग करेंगे, उसके बाद इसराउल्ला, आदिल अमीन। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है नंबर 5 पे कौन आएंगे, मोहम्मद मोहसिन या नाबी गुल में से कोई एक, मोस्ट प्रोबेबली नाबी गुल ही खेल सकते हैं। रेहान अफरीदी के कीपर, उसके बाद साजिद खान, खालिद उस्मान, इमरान खान और समीन गुल में से कोई एक पेसर के तौर पे, उस्मान शिनवारी और जुनैद खान। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 फ्रंटलाइन स्पिनर के साथ आ सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा। साजिद खान तो खेलेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। खालिद उस्मान ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मतलब उम्र काफ़ी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि स्पिनर है तो अभी भी कंटिन्यू करवा रहे हैं। लगभग शायद 35-36 साल उम्र हो चुका है इनका। डोमेस्टिक लेवल में काफ़ी अच्छा कर रहा है, मतलब डोमेस्टिक तो ये भी है,
इससे नीचे वाले लेवल में उन्होंने काफ़ी अच्छा बॉलिंग कराया हुआ है और काफ़ी बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी इनके पास है, लेकिन खेलेंगे नहीं या पता नहीं। अगर खेलते हैं तो ऑफकोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। इनके जगह पर कोई फ्रंटलाइन पेसर भी खेल सकता है, समझ लीजिए इमरान खान और समीन गुल अगर दोनों ही खेलते हैं तो हो सकता है खालिद उस्मान को बाहर बैठना पड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 से ज़्यादा पेसर्स यहाँ पे लाना सही होगा। उस्मान शिनवारी, जुनैद खान तो है ही, साथ में यहाँ पे इनमें से कोई एक अगर आ जाए तो 3 पेसर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी देखना होगा कि अगर आपको लाइनअप मिलता है तो, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये पोजीशन और ये पोजीशन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं मुझे लगभग लग रहा है कि ये खेलेंगे ही, और कम से कम स्मॉल लीग में तो ये सारे ही मतलब जो बॉलर्स वगैरह हैं ये तो सेफ्टी की हैं। इनमें से अशफाक अहमद, जिनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्राउंड में और हेड टू में भी रिकॉर्ड्स काफ़ी सही हैं। इसराउल्ला, इनके भी हर तरफ से आपको नाम दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ नाम इनके ज़रूर हैं। आदिल अमीर एक कमाल के ऑलराउंडर के तौर पे आपके सामने आ रहे हैं, बैटिंग डिसेंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ख़ास मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी बॉलिंग भी काफ़ी काम पे आ जाती है, दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। इससे ज़्यादा कोई पॉइंट देगा या नहीं ये मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ अगर आप एक सेफ पॉइंट स्कोरर ढूंढ रहे हो ना तो आदिल अमीर आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद साजिद खान बॉलिंग से, और यहाँ पर जो भी पेसर खेलेंगे, पेसरों को लेके मुझे खास कुछ प्रायोरिटी नहीं है। आप कोशिश यही करना जहाँ पे पेसर्स को आप ले रहे हो ना, ऐसे पेसरों को लेना जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है पेसर से नहीं है, स्पेशली जो भी टीम दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करवा रही है, क्योंकि पिच तब तक स्लो होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ से मेरा प्रायोरिटी थोड़ा बहुत उस्मान शिनवारी की तरफ हो सकता है, क्योंकि ये बैटिंग कर सकते हैं और कुछ नहीं है। बाकी बॉलिंग से मुझे अगर मैक्सिमम 3 विकेट भी ले लेते हैं या फिर 4 विकेट भी ले लेते हैं तो भी हो सकता है कि कोई स्पिनर आपको उनसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके दें, ये सब चीज़ें हैं। साहिबजादा फरहान के बारे में आपने अभी तक खास कुछ देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको टॉस का पता चलता है तो आप इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर खैबर पहले बैटिंग करती है तो मैं तभी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा कि जैसे जैसे दिन आगे चलता जाता है यहाँ पे बैटिंग मुश्किल होती जाती है, ठीक है, लेकिन इनिशियली यहाँ पर बैट्समैनों के लिए बहुत कुछ है, और 400 के ऊपर तो लगभग हर मैच में ही बना है, तो इसी बेसिस से मैं कह रहा हूँ। बालूचिस्तान के होकर इमरान बट और सामी असलाम ओपनिंग करेंगे। सामी असलाम और यहाँ से अदनान अकमाल, ये दोनों साउदर्न पंजाब जो टीम थी वहाँ से साइंड हुए हैं, इसीलिए इन दोनों में से किसी का भी नाम आपने अभी तक देखा नहीं होगा। लेकिन सामी असलाम का अगर आपने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा होगा तो 78 का एवरेज रख रहे हैं, और अदनान अकमाल का भी 52 का लगभग रहा है पिछले सीज़न में। और मुझे थोड़ा बहुत जो मैचेस मिला है रेलिवेंट, वहाँ पर भी सामी असलम की हेड टू हेड के जो मैचेस हैं काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा है। एक ही मैच खेला है हालांकि, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस उनका था। और मोहम्मद अदनान अकमाल, माफ़ करना नाम काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, अदनान अकमाल जितने भी कीपर्स लिस्टेड हैं, बिस्मिल्लाह खान, रेहान अफरीदी, और इनमें से ये सबसे बेटर परफॉर्मर लग रहे हैं मुझे जब बात आती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी रन्स वगैरह बने हुए हैं, बिस्मिल्लाह तो काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोरर हैं, लेकिन बड़े इनिंग्स की जब बात आती है ना, वहाँ पे अदनान अकमाल आपके लिए आगे आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इमरान बट और इमरान फरहाद इनके लिए मेन जो पिलर्स हैं बैटिंग में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब्दुल रहमान मुजामिल, तैमूर अली, अदनान अकमाल में से कोई एक, बिस्मिल्लाह का कीपर, अहमद बट, काशिफ भट्टी, यासिर शाह, खुरम शहजाद, ताज वली। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर अब्दुल रहमान मुजामिल के जगह पर तैमूर अली और अदनान अकमाल दोनों ही खेलें और अब्दुल रहमान मुजामिल ना खेले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों जगहों पे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि 9 प्लेयर्स मुझे लगभग सही लग रहे हैं, जहाँ पे काशिफ भट्टी और यासिर शाह जो इस सीज़न में कैप्टनसी करेंगे, इनके मेन स्पिनर्स होंगे। बॉलिंग में खुरम शहजाद तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा लेते हैं, ताज वली, अहमद बट भी थोड़ी बहुत बैटिंग करवा सकते हैं, इनके पेसर्स होंगे। इनके प्रॉपर बैट्समैनों की बात करें, इमरान बट, इमरान फरहाद हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा करे हैं इनके होकर। सामी असलाम, ये इनका सिलेक्शन परसेंटेज मुझे काफ़ी कम लग रहा है इनके कैपेबिलिटी के हिसाब से। पिछले सीज़न में साउदर्न पंजाब के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं और काफ़ी बड़ी इनिंग्स खेलने की क्षमता रखते हैं इस फॉर्मेट में। और वैसे भी आप देख सकते हैं इस पिच में डे 1 से डे 4 तक बैटिंग है,
तो मुझे लगता है अगर ये खेलते हैं, अगर आपको पता चलता है तो इनको ज़रूर पिक कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखना, कल के मैच में लाइनअप का इशू आ सकता है, ठीक है। मुझे कोई गारंटी पता नहीं है आएगा ही या नहीं, लेकिन आ सकता है। तो अगर आता है तो जो 9 प्लेयर्स मैंने आपको सेफ बताए उनके साथ ही जाना स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में आप चाहो तो किसी को भी पिक कर लो, लेकिन स्मॉल लीग में उनके साथ ही जाना, ठीक है। बाकी काशी भट्ट यहाँ पे जो सेकंड स्पिनर होंगे यासिर शाह के साथ, ये भी थोड़ी बहुत बैटिंग करवा लेते हैं। और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए नहीं है। तैमूर अली डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी डिसेंट इनका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग जनरली करते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पर उनको टॉप ऑर्डर में मौका मिलने वाला है। अदनान अकमल मेरे हिसाब से तो जो तीनों कीपर्स हैं उनमें से ट्रायड एंड ट्रस्टेड वाले सबसे बड़े नाम हैं, बड़ी इनिंग्स की जब बात आती है तो, ठीक है। बाकी खेलेंगे या नहीं यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, यही बिस्मिल्लाह खान ऑलरेडी इनके पास कीपर के तौर पे खेल रहे हैं। सिर्फ बैट्समैन के तौर पर अदनान अकमल को खिलाया जा सकता है या नहीं, अभी देखना पड़ेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अभी जो सिलेक्शन परसेंटेज है उस हिसाब से अशफाक अहमद और आदिल अमीन सेफ स्टिक में है। उसके बाद साहिबजादा फरहान और इसराउल्ला काफ़ी अलग हट के पिक हो सकते हैं आपके लिए। बहुत बड़े इनिंग्स इन्होंने खेले नहीं हैं, लेकिन खेले तो हैं 50 से 70 के बीच में तो स्कोर्स उन्होंने बनाई हैं। उसके बाद कामरान गुलाम, इनका नाम मैंने अभी तक बताया नहीं, मोस्टली खेलेंगे नहीं। अगर लाइन अब आता है, अगर आपको पता चल रहा है ये खेल रहे हैं, इनको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा लेते हैं। और लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, डोमेस्टिक सर्किट में, मतलब लोअर लेवल क्रिकेट में लिमिटेड ओवर जो मैचेस होते हैं वहाँ पर ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी रह चुके हैं। बॉलिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बैटिंग ये कर सकते हैं अच्छी खासी। और उसके बाद साजिद खान बॉलिंग से या बालोचिस्तान के होकर अहमद बट और बिस्मिल्लाह खान सेफ स्टिक में है। अहमद बट को कैप्टन लोग क्यों बना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि नेशनल T20 कप में कुछ अच्छा उन्होंने करा होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ खास इनका दिख नहीं रहा। पेसर है पहली बात तो, बैटिंग से क्या करेंगे ये एक चीज़ तो है जो देखना पड़ेगा। बाकी मुझे ये कैप्टन मटेरियल तो फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है, जबकि ऑलरेडी इतने सारे बड़े बड़े नाम अवेलेबल हैं। बाकी देखना होगा क्या होता है। उसके बाद इमरान भट्ट, इमरान फरहाद और बहुत ज़्यादा रिजल्ट है सामी असलम बैटिंग से। ऑलरेडी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम है, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। अदनान अकमल और तैमूर अली में से कोई एक बैटिंग में, और यसीर अली जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी करवा सकते हैं, टीम के कैप्टन भी होंगे, स्पिनर के ऑप्शन भी हैं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं बॉलरों में से अगर आप बात कर रहे हैं तो। और बॉलरों में से अगर आपको किसी को देखना है, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बॉलरों में से किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का, लेकिन अगर आपको देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत करवा सकते हैं, स्पिनर हैं ऑफकोर्स, और ऑफकोर्स इंटरनेशनल कैलिबर भी रखते हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है। ये टीम सोलली काफ़ी अच्छा कर सकती है अगर खैबर पहले बैटिंग कर रही है तो। कुछ रिस्क्स हैं, ठीक है, मैं आपको उनका लॉजिक भी समझाता हूँ। देखिए, खैबर पहले बैटिंग कर रही है तो मैं यहाँ पे बड़ा कुछ सोच रहा हूँ, इसीलिए मैंने अशफाक अहमद और इसराउल्ला को जो रखा है। उसके बाद साहिबजादा फरहान ऑप्शंस हैं, आप अगर चाहो तो इसराउल्ला को ड्रॉप कर सकते हो और उनके जगह पर यहाँ पर रेहान अफरीदी का ऑप्शन आएगा। ये कीपिंग के, कैचेस के भी पॉइंट आपको दे सकते हैं, आप इनको रख सकते हो। या फिर उस्मान शिनवारी जो कि दूसरे इनिंग में बॉलिंग भी करने आएंगे और थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि मैंने इनिशियली कोई पेसर को रखा नहीं था खैबर के होकर। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर पहले इनिंग्स में बैटिंग कर रही है खैबर की टीम पहले दिन में, अगर जैसा हम देख रहे हैं पिच का कंडीशन वैसा ही रहता है तो फिर से बड़ा स्कोर बनेगा। और अगर बड़ा स्कोर बनता है तो कम से कम 1.5 दिन तक तो मैच जाएगा ही। 1.5 दिन के बाद इनके पास भी जो बैटिंग है ये भी काफ़ी सही है, तो मैं डायरेक्ट कोलैप्स को ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद पिच थोड़ा सा स्लो होता जाएगा, तो इसीलिए मैंने कोई पेसरों को रखा नहीं है। मैंने डायरेक्टली आदिल अमीन और साजिद खान, इन दोनों स्पिनर को मैंने रख लिया है। तो मेरे आदिल अमीन तो बैटिंग से भी काम कर देंगे और साजिद खान तो है ही। तो इनिशियली जो मैंने टीम यहाँ पर फॉर्म करा था, यहाँ पर मेरे लिए टॉप 4 बैट्समैन हैं आदिल अमीन के रूप में, सेकंड बॉलर भी हैं साजिद खान के साथ। ताज वाली को मैंने रखा है एक लौते पेसर के तौर पे। अगर पहले दिन में बॉलिंग करवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत पेसरों के लिए जो भी बचा कुचा है वो इनको मिल सकता है। और याद रखना, अगर आपको बालूचिस्तान की तरफ से कोई पेसर ढूंढना है जिसके पास बंचेस में विकेट देने की क्षमता है तो वो अनडाउटेडली ताज वाली है। इसके सिवाय भी खुरम शहजाद का ऑप्शन आ जाएगा। खुरम शहजाद का ऑप्शन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये विकेट तो लेते रहते हैं एक दो करके, भाई ताज वाली की तरह उतना बंचेस में नहीं ले, लेकिन ये बैटिंग कर सकते हैं।
ठीक है। तो ताज वली या खुरम शहजाद में से किसी एक को ही लीजिएगा अगर आपको पेसरों में से किसी को देखना है तो। ऑलराउंडर सेक्शन में अहमद बट को काफ़ी लोग ले भी रहे हैं और काफ़ी लोग कैप्टन भी बना रहे हैं, जिसका मुझे बिल्कुल रीज़न नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं रख रहा और मुझे स्पेस भी नहीं मिल रहा। अगर बॉलर सेक्शन में देते तो भी मैं सोच सकता था। यहाँ पर कामरान गुलाम और खालिद उस्मान के रूप में आपके पास दोनों अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको कंट्रीब्यूट करवा के दे सकते हैं। काशिफ भट्टी जो सेकंड स्पिनर होंगे यासिर शाह के बाद, ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ जेन्युइन ऑप्शंस हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बैटिंग में ये जो 4-5 प्लेयर्स मैंने सिलेक्ट करे हैं, इसके बाहर मुझे सच बताऊं तो कोई सही ऑप्शन दिख नहीं रहा, ठीक है। एक बार के लिए तैमूर अली का ऑप्शन आपके पास डिसेंट हो सकता है अगर ये खेलते हैं तो। कीपर सेक्शन में बिस्मिल्लाह खान, मुझे इनके ड्रॉप करने का कोई रीज़न नहीं समझ आ रहा, तो इसीलिए मैंने रख लिया है। आदनान अकमल इज़ दी बेटर चॉइस, अगर मतलब बेटर नहीं अच्छे चॉइस हैं। कीपर सेक्शन में कीपिंग शायद नहीं करें, लेकिन बैटिंग में ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं। और रेहान अफरीदी भी कुछ रन बना सकते हैं, लेकिन स्पेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और रेहान अफरीदी को अगर आपको लेना है तो किसके जगह पर आप ले सकते हो, मैंने बता दिया। सेम चीज़ आपको करना है अगर बालूचिस्तान पहले बैटिंग कर रही है तो। ये जो दोनों नाम है ना, इनको तो आप मिस मत कर लेना। उसके बाद किसी को अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि किसी बैट्समैन के साथ ही जाना, जैसे कि खैबर के होकर अशफाक अहमद, इमरान बट, सामी असलम, बालूचिस्तान के होकर। लेकिन दिक्कत यह है कि बैट्समैन किसी भी समय किसी भी बॉल पे आउट हो सकते हैं और आपके लिए डबल पॉइंट का जो एडवांटेज है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसीलिए ये रिस्क हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इस मैच पे आपको जो भी हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर दिखेगा वो बैटिंग से ही कुछ ना कुछ करके आपको देगा। बाकी बॉलिंग से कुछ करे ना करे, लेकिन बैटिंग से उसको ज़रूर कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सेफ देखना है आपको तो आप आदिल अमीन के साथ जा सकते हो। इमरान फरहाद बैट्समैन है, याद रखना। और यहाँ पर भी 4 बैट्समैन ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास वैसे बालूचिस्तान के होकर। इमरान फरहाद बैट्समैन है, इनको मुझे नहीं पता क्यों ऑलराउंडर सेक्शन में दे के रखा है, लेकिन बैट्समैन है तो इनसे आप सिर्फ बैटिंग के ही पॉइंट्स उम्मीद रख सकते हो। इमरान फरहाद भी ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। तो ये जो कुछ ऑप्शन मैंने टिक कर रखे हैं, ये ऑप्शन हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। काफ़ी टाइम लिया है मैंने और मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्यों लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें थी क्योंकि रिकॉर्ड्स कम हैं, ठीक है, तो इसीलिए रिकॉर्ड्स के बेसिस पर रटना यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, इसीलिए टाइम लेना पड़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। अगर लास्ट मोमेंट पे कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती है तो मैं कुछ कोशिश तो ज़रूर करूँगा हमेशा ही, ताकि आपको हमेशा ही एक कदम आगे रख सकूँ। तो अगर आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।